स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइन्थ केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का हम मैकेनिज्म भी समझेंगे और याद रखने के लिए उसकी शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे, और एंड में हम ये भी देखेंगे कीटो एंड इनोल फॉर्म में किसका कंटेंट ज्यादा होता है, मतलब हमारे टॉटोमेरिक मिक्सचर में कौन हमें ज्यादा अमाउंट में मिलता है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये हम वैसे तो एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं एग्जैक्ट तो, लेकिन थोड़ा सा हम आइडिया लेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर टॉटोमेरिज्म। सबसे पहले टॉटोमेरिज्म होता क्या है। टॉटोमेरिज्म एक तरह का हमारा स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, यहाँ पे जो आइसोमर्स बनते हैं जिनको हम टॉटोमर्स बोलते हैं, वैसे तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही होते हैं, मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बस इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा उनका। ठीक है, ये स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जहां पे दोनों टॉटोमर्स में, या बोल सकते हैं दोनों आइसोमर्स में, हमारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में। ये इसकी डेफिनेशन है। क्या है इसकी डेफिनेशन, लिख के और अच्छे से समझ में आएगा। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही है इन विच two isomers exist, या बोल सकते हैं two isomers having different functional group exist simultaneously in equilibrium with each other। समझ गए। ये एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जहां पे टू आइसोमर्स हमारे, जिनके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसके पास फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, इसके पास डिफरेंट होगा, वो दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं, दोनों आइसोमर्स इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं और साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं हमारे मिक्सचर में। समझ गए। अब ये जो हमारे दो आइसोमर्स होते हैं, इसको टॉटोमेरिज्म प्रोसेस में हम आइसोमर्स ना बोल के टोटोमर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये हमारी, इसको हम कीटो फॉर्म भी बोलते हैं, कीटोन है वैसे ये हमारा, इसलिए हम इसको कीटो फॉर्म भी बोलते हैं। अब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म कैसे होती है, यहाँ पे हमेशा याद रखना 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन। सबसे पहला तो इसको याद रखने का तरीका यही है, ये 1, ये 2, ये 3 हाइड्रोजन की फर्स्ट से थर्ड में माइग्रेशन होगी, मतलब वो यहां से यहां पे शिफ्ट करेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH2 आएगा। अब माइग्रेशन कहाँ पे हुई है, थर्ड पे, यहाँ पे OH, और इसकी डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। घबराओ मत, इसका मैकेनिज्म मैं आपको अभी समझाऊंगी और शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगी कि कैसे आपको याद रखना है, कैसे आपको करना है। जस्ट मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे CH3 ये होगी, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारा, इसलिए ये हमारी इनोल फॉर्म है। समझ गए। ये हमारी कीटो फॉर्म, ये इनोल फॉर्म, इसलिए हम इसको कीटो इनोल टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। सबसे पहले याद रखने का तरीका, यहाँ पे 1,3H माइग्रेशन होती है। दूसरी बात, ये जो हमारी रिएक्शन होती है, ये एसिड कैटेलाइज्ड या बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है। ठीक है, ये एसिड कैटेलाइज्ड या बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है। ठीक है, ये दोनों जो हमारे टॉटोमर्स बने हैं, ये दोनों क्या बने हैं हमारे टॉटोमर्स। इनको क्या बोलेंगे हम, आइसोमर्स नहीं बोलेंगे, इनको हम यहाँ पे टोटोमर्स बोलेंगे। अब देखो, इन टोटोमर्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। यहाँ पे देखो दो आइसोमर्स जिनके पास फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है, वो एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी को हम टोटोमेरिज्म बोलते हैं। समझ गए। अब ये प्रोसेस आप करोगे कैसे, कहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगानी है, हाइड्रोजन को हमने कैसे शिफ्ट करना है, अब ये हम मैकेनिज्म से समझते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे होती है। तो टॉटोमेरिज्म में सबसे पहले हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं कि आखिर ये रिएक्शन होती कैसे है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक तो बाद में आती है ना, पहले तो कंसेप्ट समझना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम मैकेनिज्म समझ लेते हैं। देखो, ये हमारी कीटो फॉर्म है। अब मैंने बोला ये एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है या बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है, और ये इंटरकन्वर्टेबल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे या एसिड ले लो या बेस ले लो। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया OH, ठीक है, बेस ले लिया OH नेगेटिव। ठीक है, इसके पास इस तरह से लोन पेयर।
अब देखो ये जो हमारा बेस है ये यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। कैसे करेगा? बेस हमेशा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। अब मान लो इसको मैं खोल के लिख देती हूँ CH2H, मैंने ऐसे इसका CH3 का खोल के लिख दिया है। अब देखो ये हमारा पार्शियल नेगेटिव, ये हमारा पार्शियल पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, यहाँ पे पार्शियल चार्जेस तो डेवलप होने ही है, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने लोन पेयर्स दे देगा हाइड्रोजन को, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को देके OH के साथ चला जाएगा, ठीक है। क्या हुआ? इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स दिए हाइड्रोजन को, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव था। फिर इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके OH के साथ चला गया और हमारा H2O निकलेगा। अब यहाँ पे बना क्या? ये देखो, सबसे पहले CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, अब ये बॉन्ड चली गई है यहाँ तो नेगेटिव, समझ गए। और यहाँ पे हमारा H2O एज इट इज सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, उसकी वजह से अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, उसकी वजह से पॉजिटिव आने की वजह से हमारा नेगेटिव चार्ज किया यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई, ऐसे होगा, ठीक है, समझ रहे हो। फिर अब देखो क्या हुआ, क्या बनेगा? CH3C, अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करिए तो O नेगेटिव, फिर उसके बाद ये यहाँ आई है तो डबल बॉन्ड आ जाएगी, एक बॉन्ड पहले से थी, एक हमारा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया और ये CH2, समझ गए। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है और जो सोल्यूशन में हमारा H2O प्रेजेंट है, ठीक है, अब उसमें क्या होगा? इस नेगेटिव चार्ज में अब ये H2O कैसे प्रेजेंट होगा? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, ये सब तो पता है। अब देखो इस नेगेटिव में और इस पॉजिटिव में इंटरेक्शन होगी। अब ये जो हाइड्रोजन है इस नेगेटिव चार्ज के साथ चला जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देके, ऑक्सीजन को देके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? CH3COH और डबल बॉन्ड CH2, O नेगेटिव था, हाइड्रोजन इसने ले लिया H और हमारा बच क्या गया? OH और ये इलेक्ट्रॉन्स इसको देके दोबारा से, समझ गए। हमारी ये रिएक्शन बेस कैटेलाइज थी। कैटलिस्ट क्या होता है कि जो रिएक्शन में हमारा कंज्यूम ना हो, एज इट इज हमारा रिकवर हो सके। यहाँ पे हमें बेस फिर से मिल गया, हमारा कैटलिस्ट रिकवर हो गया। ये है हमारा प्रॉपर मैकेनिज्म, अगर आपको समझना हो कि टॉटोमेरिज्म आखिर होती कैसे है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक को समझ, शॉर्ट ट्रिक देखो, X Y डबल बॉन्ड Z, ये मानना है आपने इसको। X के पास हमारे हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कंडीशन बता दूं कि हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आप इसको शॉर्ट ट्रिक में ऐसे समझोगे कि X एटम के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो Y है वो डबली बॉन्डेड होना चाहिए हमारे Z के साथ। अब इसको एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। Y हमारा यहाँ पे कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है, लेकिन Z हमारा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इसके अलावा कोई नहीं होने चाहिए। समझ गए कि हमारा Y एटम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, X के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, और Z जो है हमारा वो कार्बन, ऑक्सीजन एंड सल्फर के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, उसमें टॉटोमेरिज्म शो नहीं होती। समझ गए। टॉटोमेरिज्म को हम डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं, डेस्मोट्रोपिज्म, ये नाम याद रखना आप, डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। इसको डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, आइसोमेरिज्म, ठीक है। और हमने क्या देखा था? कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म भी बोलते हैं, समझ गए। ये इसके अदर नेम्स है, इनको भी लेते हैं हम। CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखो Z यहाँ पे हमारा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर में से ये हमारा Z है, तो ये हमारा Y होगा और ये हमारा X होगा, क्योंकि X एटम के पास क्या होना जरूरी है? हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ छोटा सा। ये हाइड्रोजन हमारा बाहर जाता है अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देके, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगी तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये साथ में आ जाते हैं, और होता क्या है हमारा अल्टीमेटली इससे क्या बनता है? हमारा डबल बॉन्ड Y और ZH, ये बनता है हमारा, ठीक है। इसका मैकेनिज्म आप आसानी से याद रखो, हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके, ठीक है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगी, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कंबाइन करेंगे, हमारी इस टाइप से स्पीशीज बनेगी। बस ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पे देखो
क्या होगा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन मैं खोल के लिख देती हूँ यहाँ पे H, ये हाइड्रोजन जाएगा बाहर, ये X एटम ऐसे हो रहा है बाहर गया अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर आगे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे, समझ गए। यहाँ पे CH2, यहाँ पे मैंने बोला ये बॉन्ड हो जाएगी यहाँ पे शिफ्ट, डबल बॉन्ड फिर कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड तो ऊपर चली गई थी तभी यहाँ पे नेगेटिव आया था, फिर O, फिर इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन H और बाकी एज इट इज लिख दोगे, समझ गए। इजी है, यहाँ से आपने हाइड्रोजन निकालना, वहीं पे आपने डबल बॉन्ड लगा देनी है, ठीक है, समझ गए। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। O, अब देखो ये हमारा Z, ये Y, ये X, यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये बॉन्ड आएगी यहाँ और ये आगे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, उसकी वजह से ये दोनों हमारे कंबाइन हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, फिर बनी क्या हमारी स्पीशीज, ये बॉन्ड आई यहाँ पे, ये हमारी सिंगल हो गई और यहाँ पे OH आ गया, ठीक है, इजी है, ये हमारी कीटो फॉर्म बन गई, ये हमारी इनोल फॉर्म। अब देखो इसको करना बहुत इजी है। अब जो हमने फर्स्ट नंबर पे जो एग्जांपल किया था इसको डायरेक्ट करके बताओ, जरा करके देखो जरा अपने आप। यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है एक निकलेगा, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये हमारा Z है, ये Y है, X हमारा इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, इसको मान लो X। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा तो CH2 हो जाएगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन देके जा रहा था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगी तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गई थी और यहाँ पे नेगेटिव आया था, ठीक है, तो यहाँ पे CO, और जब यहाँ पे नेगेटिव आया था इसका हाइड्रोजन चला गया था एक यहाँ पे, तो OHCH3। इजी है करना, बस आपको XYZ करके याद रखना है कि आपको करना क्या है, ठीक है, ये बनाना है आपको, दैट्स इट, XZH, समझ गए। अब बात याद रखना, जो हमारी कीटो फॉर्म होती है, हमारी ये कीटो जिसमें डबल बॉन्ड O आता है ना, वो कीटो फॉर्म होती है, जिसमें OH आता है वो इनोल फॉर्म होती है, तो पता अब आपको। अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होती है, 90% केसेस में हमारी जो कीटो फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है इनोल फॉर्म के। ऐसा क्यों होता है, ये आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि हमारी कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल क्यों होती है, और हमें टॉटोमेरिक मिक्सचर में सबसे ज्यादा अमाउंट कीटो फॉर्म का क्यों मिलता है ज्यादातर एज कंपेयर टू इनोल फॉर्म, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, हमारी C डबल बॉन्ड O बॉन्ड होती है, ये हमारी C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होती है C डबल बॉन्ड C से, इस बॉन्ड से ये जो बॉन्ड है हमारी, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होती है, ठीक है, उसी वजह से हमारी जो कीटो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होती है और हमारी जो इनोल फॉर्म है वो लेस स्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है और वहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। तो रीजन पता लग गया आपको कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों होती है और हमारे मिक्सचर में हमें कीटो फॉर्म हमेशा ज्यादा क्यों मिलती है, ठीक है। अब कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे हमें इनोल फॉर्म मिलती है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि ये हमारे यहाँ पे इन दोनों में से कौन सी फॉर्म जो है ज्यादा स्टेबल है, या इन दोनों टॉटोमेरिक मिक्सचर्स में से किसका अमाउंट ज्यादा है किसका कम है और क्यों है, ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो इसका रीजन मैं आप शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये इनोल फॉर्म कई बार स्टेबल क्यों हो जाती है। आपने दोनों टॉटोमर्स बनाने हैं तो उन दोनों में एक बात ध्यान रखनी है, वो ही ज्यादा अमाउंट में बनेगा, वो ही टॉटोमर ज्यादा अमाउंट में होगा, हमारे मिक्सचर में प्रेजेंट ज्यादा अमाउंट में होगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। अब स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे आप, सबसे पहले आप सॉल्वेंट देखोगे, ठीक है, ये जो हम यहाँ पे सॉल्वेंट यूज करेंगे ना, उस सॉल्वेंट को देखोगे कि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद हम एरोमेटिसिटी देखेंगे, वो एरोमेटिक है, इन दोनों में से कौन सा एरोमेटिक है कौन सा नहीं है, जो एरोमेटिक होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड हम देखेंगे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में भी आप ध्यान रखना, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो हमारी कॉन्जुगेशन डिक्रीज होती है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो हमारी कॉन्जुगेशन इंक्रीज होती है। ये नोट्स है, ये अच्छे से बना लो, मैं भी आपको अच्छे से लिखती हूँ। क्या बोला मैंने, दोनों आइसोमर्स में सबसे पहले कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम है, वो हम सबसे पहले सॉल्वेंट से देखेंगे, फिर हम देखेंगे एरोमेटिक है कि नहीं, फिर हम देखेंगे कि कंजुगेशन तो नहीं है उन दोनों में किसी में, अभी हम इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेशन देखेंगे, कॉन्जुगेशन में भी देखना है आपने, अगर तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप से भी समझ सकते हो तुम, ठीक है, तो हमारी कॉन्जुगेशन डिक्रीज होती है।
अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो हमारी कॉन्जुगेशन इंक्रीज होती है, ठीक है। फोर्थ बात आपने देखनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्वेंट में भी आपने ध्यान रखना है, अगर तो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है? पोलर मतलब उनमें पोल्स होंगे। पोल्स कैसे होंगे? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता भी जनरेट होंगे। प्रोटिक मतलब वो हाइड्रोजन दे सकता हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देती हूं मैं आपको, H2O, ये पोलर भी है और हमारा हाइड्रोजन भी दे सकता है, ठीक है। और हमारा एसिटिक एसिड OOH, ये पोलर भी है और हाइड्रोजन भी दे सकता है। ये हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे तो हमारा इनोल कंटेंट जो होगा, इनोल कंटेंट वो कम हो जाएगा, ठीक है। इनोल कंटेंट का अमाउंट जो होगा वो कम हो जाएगा अगर हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब पोलर तो है लेकिन वो अब हाइड्रोजन नहीं दे सकता, मतलब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं लगा होगा। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होंगे वो इनोल कंटेंट को बढ़ाते हैं, इनोल कंटेंट को बढ़ाएंगे। जैसे हमारा इसका एग्जांपल हो गया एसीटोन, ठीक है, CH3, ये हमारा सॉल्वेंट एसीटोन, ये हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। समझ गए बात? आपने क्या क्या बातें ध्यान रखनी है ये सब आप नोट डाउन कर लो। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी भी, एक एक एग्जांपल ले लेंगे हम सबका, ठीक है। सॉल्वेंट होगा, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो हमारा इनोल कंटेंट कम होगा। उसके बाद आपने एरोमेटिसिटी देखनी है। कीटो और इनोल फॉर्म में आपने देखना है जो एरोमेटिक होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। फिर आपने देखनी है कंजुगेशन, डबल सिंगल बॉन्ड जिसमें होगी। अब वहां पे कंजुगेशन में भी आपने देखना है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो वो कंजुगेशन को डिक्रीज करता है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो कंजुगेशन को इंक्रीज करता है। और फिर आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी आप पता कर सकते हो। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, से देखते हैं। ये है हमारा कंपाउंड डबल बॉन्ड O, ये तो हमारी कीटो फॉर्म है, हमें पता है। अब इसको इनोल फॉर्म बनाओ, हम हाइड्रोजन, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ZYX, ठीक है। अब X में से हम हाइड्रोजन निकालते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाती है और यहाँ पे ऐसे इस टाइप से ही होता है, ठीक है। तो बना लो जल्दी से, अब तो आपको करना आ गया है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे गई हमारी डबल बॉन्ड ये, और ये बॉन्ड ऊपर जाएगी, ऊपर O के ऊपर नेगेटिव आया था इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होके हमारी इनोल फॉर्म बन गई। अब इन दोनों में से बताओ कीटो फॉर्म ज्यादा हमारे मिक्सचर में, हमें टॉटोमेरिक मिक्सचर में कीटो फॉर्म ज्यादा मिलेगी या इनोल फॉर्म? अब यहाँ पे देखो हमारे ये क्या है, एरोमेटिसिटी, यहाँ पे क्या आ गई है हमारी एरोमेटिसिटी, उसकी वजह से हमारा इनोल कंटेंट बहुत ज्यादा मिलता है। यहाँ पे हमें इनोल कंटेंट मान लो हमारा 98 या 100% ही यहाँ पे इनोल कंटेंट हमें एक्सपेरिमेंटली मिल जाता है। समझ गए? तो आप एक तरह से, वैसे तो हम ये जो 98%, 96% ये हम एक्सपेरिमेंट से ही पता कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया हम कैसे लगा सकते हैं, कंसेप्ट से हम आइडिया थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, ठीक है। समझ गए? यहाँ पे इनोल कंटेंट ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ गई और यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ये लेते हैं हम, इससे हम सब कुछ समझ लेंगे। डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटाइल एसीटोन, ठीक है। एसिटाइल एसीटोन में देखो ये तो हमारी कीटो फॉर्म होगी। अब इसकी इनोल फॉर्म कैसे बनाओगे? अब देखो हमेशा हर बात का ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, सबका ध्यान रखना। इनोल फॉर्म बनाते हो तो हमने सिंपल कर ली ना, अब हमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे जब मैं बोलूंगी टोटोमेरिज्म कर दो, आप फटाफट कर दोगे और सब चीज का ध्यान रखते हुए करोगे। कैसे? अब देखो यहाँ पे Z, ये Y और ये X मैंने सिर्फ इसी को क्यों माना, इसको क्यों नहीं माना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमने X इसी को ही मानना है। क्यों मानना है? ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये भी क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे OH बना लो, चाहे यहाँ पे OH बना लो, दोनों में से किसी में बना सकते हो। ऐसा कोई फंडा नहीं है कि आपने यहीं से बनाना है या वहीं से बनाना है, कहीं से भी बना सकते हो, ठीक है। मान लो हम यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या चाहता है? मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को आप कैसे समझ लो, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, ठीक है। ये क्या चाहता है कि इलेक्ट्रॉन इससे दूर भागे। तो अगर हम यहाँ पे इसको X मानेंगे तो हमारी बॉन्ड है ये यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे शिफ्ट होगी। मैं आपको बना के बता देती हूँ। CH3 जब हम हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, इसको मैं खोल के लिख देती हूँ, हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे यहाँ और ये यहाँ, इसी टाइप से आएगा। यहाँ पे COH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O CH3,
ठीक है। अब ये जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स है इससे दूर भागे हैं ना, है ना, हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे आए हैं, अगर हम हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देते तो हमारे पाई बॉन्ड हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो जाते, ये तो ऑलरेडी हमारा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है तो हमारी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती, लेकिन अब पाई बॉन्ड हमारे यहाँ पे शिफ्ट हुई है तो हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाते टाइम ध्यान भी रखना है कि यहाँ पे जो ग्रुप्स लगे हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते तो ये बॉन्ड आसानी से यहाँ पे शिफ्ट कर जाते, इसका कोई फंडा नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो अगर हम बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करते तो वो ज्यादा स्टेबल होता एज कंपेयर टू दिस। समझ गए मेरी बात? इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझो कि हमने यहीं से हाइड्रोजन क्यों रिमूव किया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा था, वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मेरे से दूर भागे। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है वो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, अपने पास नहीं बुलाता, वो दूर भागता है, दूर भेजता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, समझ गए? तो उसकी वजह से हमने जो ये पाई बॉन्ड है इस साइड को शिफ्ट करी है, ना कि इस साइड को शिफ्ट करी है। ठीक है, इसलिए हमारी इनोल फॉर्म इस टाइप से बनेगी। अब ये है हमारी कीटो फॉर्म, ये है हमारी इनोल फॉर्म। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, या बोल सकती हूं मैं इन दोनों में टॉटोमेरिक मिक्सचर में किसका अमाउंट हमें ज्यादा मिलेगा, ये आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारी कोई भी कंजुगेशन नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पे हमारी कंजुगेशन है, देखो सिंगल डबल सिंगल डबल, पहली बात तो कंजुगेशन है यहाँ पे, उसकी वजह से जो इनोल कंटेंट है वो ज्यादा हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ रही है और इनोल कंटेंट हमारा बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा कम। अब ये इनोल कंटेंट हमारा 98% भी हो सकता था, क्योंकि देखो दो चीजों से, एक तो हमारी कंजुगेशन भी है यहाँ पे और हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, उसकी वजह से यहाँ पे 98% इनोल कंटेंट हो सकता था, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंटली देखा गया इनोल कंटेंट यहाँ पे 76% होता है और यहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली 24% होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, आप ध्यान से सोचो। यहाँ पे क्या लगी है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मैंने कंजुगेशन में लिखवाई थी एक बात, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कंजुगेशन को डिक्रीज करते हैं, तो कंजुगेशन डिक्रीज होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, उसकी वजह से यहाँ पे ये 76% है। किसकी वजह से ये 76% है? ये जो हमारे रिलीजिंग ग्रुप है ये कंजुगेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो हमें मिक्सचर में थोड़े कम अमाउंट में मिलेगा। हमने यहाँ पे ज्यादा कौन बन रहा है कम कौन बन रहा है वो हमने स्टेबिलिटी पे डिसाइड करना है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो हमारे मिक्सचर में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब लास्ट है हमारा सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्वेंट से आप सबसे पहले अपने प्रायोरिटी सॉल्वेंट को ही देनी है। अगर मैं यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे इनोल कंटेंट हमारा 76% है, यहाँ पे 24% है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सॉल्वेंट H2O डाल दूं, H2O क्या है हमारा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब मैंने आपको लिखवाया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इनोल कंटेंट को कम करते हैं, तो फिर आप ये नहीं देखोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है कंजुगेशन भी है, आपने सबसे पहले देखना है कि हमारा सॉल्वेंट कौन सा है। अगर सॉल्वेंट हमारा पोलर प्रोटिक है तो कहानी खत्म, हमारा कीटो कंटेंट ही ज्यादा होगा, हमारी कीटो फॉर्म ही ज्यादा होगी, हमारी इनोल नहीं होगी। समझ गए? सॉल्वेंट वाले कंसेप्ट को आपने प्रायोरिटी सबसे पहले देनी है, सबसे पहले आपने सॉल्वेंट ही देखना है। अगर वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो हमारा इनोल कंटेंट कम ही रहेगा, चाहे इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, चाहे उसमें कंजुगेशन भी प्रेजेंट हो। समझ गए? सॉल्वेंट का कंसेप्ट भी समझ में आ गया आपको। ये सारे कंसेप्ट लगा के आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस इन कंसेप्ट्स को आपको याद रखना है, नोट्स जरूर बना लेना इसके। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग।